वेलकम टू माइनिंग ह्यूमैनिटी। और ये हमारी एंशंट हिस्ट्री सीरीज की 6th वीडियो है, द एज ऑफ ऋग्वेदा एंड लिटरवेदा, जिसका टाइमलाइन 1500 से लेके 500 बीसीई का है। तो मेरा नाम है अमन जौहरी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। हम वीडियो शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने इस तरह का एक क्रोनोलॉजिकल चार्ट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से अर्ली ऋग्वेदिक पीपल इंडिया में किस तरह से माइग्रेट किए। साथ ही साथ हमने कंपेयर किया था मितानी से, मितानी किंगडम से हमने कंपेयर किया था। और हमने देखा था कि कैसे लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज थी विथ मितानी। ऑल्सो हमने देखा था कि जेंद अवेस्ता, जो अवेस्तन लोग थे ईरान के, उससे किस तरह से लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज थी। और उसी से हमने एक अंदाजा लगाया, स्पेशली मितानी से, कि ऋग्वेदिक काल 1500 बीसीई का है। मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि रिटर्न टेक्स्ट तो हमको यहाँ मिलते हैं। देखो 2025 में हम रह रहे हैं, यह है 2025 कॉमन एरा। 1200 कॉमन एरा में हमको लिखे हुए वैदिक टेक्स्ट मिलते हैं, लिखे हुए, जो कि संस्कृत में है। संस्कृत में भी लिखे हैं और स्क्रिप्ट है देवनागरी, राइट। पर ये लिखे गए हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट, पर ये टेक्स्ट कंपोज, जो कंपोजिशन है, ये हो गए थे यहाँ से 2000 साल पहले, 1500 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक। तो कंपोज बहुत पहले हो गए, लिखे बहुत बाद में गए, क्योंकि हमने देखा था कि इसको ओरली बोल बोल के आगे बढ़ाया गया, राइट। तो इस 1500 से लेके 1000 बीसीई में लिखी जाएगी एक किताब, जिसको बोलेंगे हम ऋग्वेद। फिर इस 1000 से 500 कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा तक, बीसीई तक, लिखी जाएंगी 3 किताबें, जिसको हम बोलेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन सबको हम देखने वाले हैं इस पिक्चर में, इस वीडियो में। हमने पहले की अपनी एक वीडियो में ये वाला मैप देखा था। वो वीडियो हमने बनाई थी वेयर कल्चर पे, वेयर कल्चर, जिसमें हमने देखी थी पॉटरीज। और पॉटरी में भी हमने स्पेशली देखा था ये सिमेट्री एज कल्चर, राइट। ये जो मैप है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेट फेज का है। ये वो फेज जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे आ चुका था। उस समय हमने देखा था सिमेट्री एज कल्चर, जिसको मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये वैदिक कल्चर है, या हम इसको आर्यन कल्चर बोलते हैं। हमने क्यों बोला था इसको वैदिक कल्चर, क्यों बोला था हमने इसको आर्यन कल्चर? उसका रीजन था क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको जो पॉटरीज मिली थी, वो पॉटरीज एक तो अलग थी, इनकी पॉटरी से बहुत अंतर था। उन सब के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको दिखा था ह्यूमन बरियल, ह्यूमन बरियल मतलब इंसान जब मर जाता है तो उसको गड़ा दो। पर जब बात करते हैं सिमेट्री एज कल्चर की, सिमेट्री एज कल्चर की, तो यहाँ हमने देखा था अर्न बरियल। अर्न बरियल मतलब इंसान को पहले जलाओ, जिसको क्रीमेशन बोलते हैं। तो पहले होगा क्रीमेशन, फिर उसके बाद जो बनेंगी एशेस, उसको रखेंगे हम एक पॉट के अंदर। तो क्रीमेशन हुआ, एशेज आई, एशेस को रखा एक पॉट में, एक मटके में, और फिर इस मटके को गाड़ दिया जमीन के अंदर। वो बोला गया अर्न बरियल। तो ये यूनिक जो था ना, ये यूनिक चीज हमको सिमेट्री एज कल्चर से ही स्टार्ट हुई। इसीलिए हम इस सिमेट्री एज कल्चर को वैदिक कल्चर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा घग्गर हकरा रिवर, राइट। घग्गर हकरा प्लेन है ये। यहाँ बहुत साल पहले एक रिवर बहती थी, जिसको बोलते थे सरस्वती रिवर। आज ये नहीं बहती, क्योंकि सरस्वती रिवर गंगा यमुना की तरह हिमालयन रिवर है। और हिमालयन रिवर की एक टेंडेंसी है, वो शिफ्टिंग करती है अपने कोर्स को, राइट। उनको शिफ्टिंग कोर्स रिवर बोलते हैं, शिफ्टिंग कोर्स रिवर, जो अपना रास्ता बदलती है। तो इस, ये जो नदी थी सरस्वती, जिस जो हिमालय से बहती थी, उसने अपना रास्ता बदल दिया, और वो आज यमुना का जो अपर पार्ट है, अपर रीजन, वो कहलाती है। और ये जो प्लेन था, जब उसको ऊपर से पानी मिलना बंद हो गया, तो फिर ये जो रिवर थी वो ड्राई हो गई। हमको ड्राई रिवर के एविडेंसेस मिलते हैं। अब इस सरस्वती नदी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है?
अब तो वो नदी एग्जिस्ट भी नहीं करती, खत्म हो चुकी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी रिवर पे, यही सरस्वती रिवर जो यहाँ घग्गर हकरा प्लेन में बहती थी, इसी रिवर पे लिखा गया था गायत्री मंत्र। अच्छा, सिर्फ गायत्री मंत्र नहीं, ऑलमोस्ट ऋग्वेदिक। जब भी हम कल्चर को पढ़ेंगे तो हम इसी रीजन को देखेंगे जो कि सरस्वती नदी के अराउंड था, है ना। और इसी रिवर के अराउंड, ये इंडस से थोड़ी अंदर की तरफ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये है इंडस रिवर, और इंडस से थोड़ा अंदर की तरफ जो है, यहाँ पे थी सरस्वती रिवर जो काफी बड़ी रिवर थी। ठीक है, तो यहीं पे ही ऋग्वेदिक की जो बुक्स थी उसको पूरी तरीके से कंपोज किया गया, गायत्री मंत्र लिखा गया। गायत्री मंत्र मैंने जैसे बताऊं, महर्षि विश्वामित्र थे जिन्होंने इसको कंपोज किया था, राइट। तो इस तरह की चीज हम देखने वाले हैं आगे इस लेक्चर में। तो ये जो मैप है, ये ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक लोगों की जो मूवमेंट थी उसको शो कर रहा है, जिसका हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी बात की थी, राइट। तो जब हम बात करते हैं वैदिक एज की, राइट, तो वैदिक एज की जब हम बात करते हैं तो हमको उसके सोर्सेस क्या मिलते हैं? हमको सिर्फ उसका एक ही सोर्स मिलता है, वो है वैदिक कॉर्पस। मतलब वो चार वेद, वो चार बुक्स, राइट। वो चार बुक्स ही हमारा एक सोर्स है, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। और वो चार जो बुक्स थी उसको लिखा गया था सप्त सिंधु रीजन पे। सप्त सिंधु, सिंधु समझ गए आप? सिंधु तो मतलब इंडस रिवर हो गई, तो सप्त सिंधु मतलब सात इंडस रिवर। पर आप बोलोगे कि इंडस रिवर तो सात है ही नहीं, जो मेजर है वो तो छह ही है, राइट। जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह, तो सातवीं क्या थी? सरस्वती। सरस्वती थी सातवीं। तो ये सात नदियां या सप्त सिंधु जो लिखा हुआ है, इस सप्त सिंधु रीजन पे ही ये जो वेद है इनको कंपोज किया गया था, जिसको लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी बोलते थे। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि गंगा एंड यमुना वर नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि इंडस के रीजन से ही अभी वो आगे बढ़े हैं। गंगा तक पहुंचने के लिए हमको लेटर वैदिक पीरियड का वेट करना पड़ेगा। तो अभी ये सप्त सिंधु रीजन जो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज और सरस्वती पे है। अच्छा, इस टाइम पे स्टार्टिंग में कोई आयरन नहीं था ऋग्वैदिक काल में, पर में लेटर वैदिक काल जब स्टार्ट होगा तब हमको आयरन मिलने वाला है। तो बात करते हैं आर्यन की। अपने सिमेट्री एज कल्चर में भी देखा होगा कि हम उसको वैदिक कल्चर या आर्यन कल्चर बोलते थे। तो क्यों बोलते थे? क्योंकि आर्यन जो शब्द है ये ऋग्वेद में 36 टाइम्स मेंशन है। 36 बार ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये शब्द आर्यन, कि हम आर्यन है, ये आर्य व्रत है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऋग्वेदिक पीपल को आर्यन पीपल बोलते हैं, क्योंकि खुद ही टेक्स्ट में, वो जो टेक्स्ट है वैदिक टेक्स्ट, उसमें खुद ही खुद को बोल रहे हैं, तो फिर हम भी उनको आर्यन पीपल बोलते हैं, राइट। तो टेक्स्ट हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द मटेरियल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ आर्यन कल्चर। जो ये टेक्स्ट है ये बताती है कि किस तरह से एग्रीकल्चरल एंड पास्टोरलिज्म था। पास्टोरलिज्म मतलब चरवाहे जो भेड़ गाय को चरवाते भी है, साथ में खेती बाड़ी भी करते हैं, राइट। तो यही एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस विच यूज्ड फॉर ड्राइंग कार्ट्स एंड राइडिंग। तो यहाँ पे हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन का भी मेंशन है। अभी हॉर्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है? हॉर्सेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हॉर्स या घोड़े इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया के नेटिव नहीं है। इंडिया में किसी भी जंगल में चले जाइए आप, आपको वहां पे घोड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि होते ही नहीं है। तो घोड़े भारत में कैसे आ रहे हैं? रशिया के साउथ में जो स्टेपे है, स्टेपे ग्रासलैंड, उसी ग्रासलैंड में ढेर सारे घोड़े होते हैं। तो जो कि मैंने बताया था, ये आर्यन पीपल भी स्टेपे से ही माइग्रेट किए थे, तो इनके साथ ढेर सारे हॉर्सेस भी ये लेके आए थे, राइट। अच्छा, जो हॉर्सेस नहीं थे, साथ में थी चेरियट्स। चेरियट्स मतलब रथ, है ना। इसको हिंदी में लिखूं तो रथ, चेरियट। तो चेरियट्स भी लाए थे, और चेरियट में क्या थे? यहाँ पे थे स्पोक्ड व्हील्स।
स्पोक्ड व्हील मतलब ये एक पहिया है और पहिए में इनको बोलते हैं स्पोक्स। ये है बिना स्पोक का पहिया और ये है स्पोक का पहिया, है ना, विदाउट स्पोक विथ स्पोक। तो ये स्पोक्ड क्यों इंपॉर्टेंट है स्पोक्ड व्हील? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें हमको मिलते थे विदाउट स्पोक्ड व्हील्स, बिना स्पोक के। उसमें कोई ऐसे सपोर्टिंग मेंबर्स नहीं थे। पर स्पोक्ड व्हील जो थे जब इंडिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये समय जो है ये वैदिक काल है। इसलिए हम स्पोक्ड व्हील जो है वो इनसे जोड़ के देखते हैं, किससे? ऋग्वेदिक पीपल से। तो इसमें हॉर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पोक्ड व्हील इंपॉर्टेंट है। फॉट विथ बोस एंड एरोस, ये बोस और एरोस से लड़ते थे। हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी कोई हथियार नहीं मिले। सबसे हमारी बड़ी बात तो ये, हथियार मिले तो टूल्स थे, टूल्स, स्टोन टूल्स या कोई छोटे मोटे वेपन, जिसको हम टूल ही बोलेंगे एनिमल को किल करने के लिए। पर वॉर लड़ने के जो हथियार होते हैं ना, बोस एरोस, ये हमको मिले नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पर वैदिक टाइम की बात करते हैं हम, तो उनकी जो बुक्स है उसमें मेंशन है बोस एंड एरोस का। देखो मिले तो हमको वैदिक काल में भी नहीं है, क्योंकि वैदिक काल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उनकी लिटरेचर है, नथिंग एल्स। पर उसमें मेंशन है बोस का, एरोस का, चैरियट्स का, जिसको रथ बोलते हैं, राइट। ये जो बुक्स से पता चला हमको कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। यूजुअली सारी ही सिविलाइजेशन या एम्पायर्स मेल डोमिनेटेड ही हुए हैं। साथ में ये डेड बॉडी को बरी तो करते थे, पर साथ में क्रीमेशन भी करते थे, जिसमें क्रीमेशन मैंने बताया था आपको, अर्न बरियल, है ना, अर्न बरियल जिसमें मटके में भर के बरी करते थे। और साथ में ये एनिमल सेक्रीफाइस भी प्रैक्टिस करते थे, जैसे अश्वमेध, वाजसूया, इस तरह के यज्ञ जो होते थे जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते थे। तो आर्यन शब्द ऑलरेडी 36 टाइम्स मेंशन था, और इनमें हॉर्सेस, चेरियट्स, बोस, एरोस, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बात करें घोड़े की, तो ऋग्वेद में एक शब्द है अश्व, जिसको सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में अश्व मेंशन है 215 बार। किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है अश्व को, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए अश्व है, घोड़ा है। उसके बाद काऊ या जो गाय है, गौ, उसको 176 टाइम्स, और यह जो बैल है, बुल, वृषभा, उसको 170 बार। इसका मतलब ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट कोई एनिमल है तो वो घोड़ा है। अच्छा, ऋग्वेद बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है कैटल रियरिंग की, पशुपालन की। बात करते हैं वो प्रजा की, पगा कैटल की। वो चलाते हैं चेरियट, रथ। आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, ये रथ चला रहा है ये आदमी, चेरियट चला रहा है। पीछे ये लोग चेरियट रेस टाइप कर रहे हैं, राइट। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि चेरियट की रेस होती थी, वाजपेयी यज्ञ होता था, है ना। और यही चेरियट की जो रेस है ये हमको बाद में ग्रीक में दिखती है। अच्छा, ये चेरियट या जो ऋग्वेद है, ये जो मैंने बताया था कनेक्शन इनका मितानियों से, कि मितानी में भी सेम टाइप की लैंग्वेज है, ऋग्वेद में भी सेम टाइप की लैंग्वेज है। ऐसा क्यों? तो मितानी जो कि इराक और सीरिया में है ना, टर्की के पास, मितानी की टेक्स्ट में एक राजा है, उस राजा का नाम है तुशरता, तुशरता। और बोलते हैं कि इस राजा के पास 10 चैरियट थी, है ना, 10 चैरियट, है ना। और उसका नाम क्या है? तुशरता। तो ये बोला गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो कि उसके पास 10 चैरियट्स है, 10 रथ है, और नाम तुशरता है, तो ये ऋग्वेद का कोई और नहीं, दशरथ है। तो ऐसे हम हिस्टोरियन जो है वो कंपेयर करते हैं चीजों को, और कोशिश करते हैं कुछ शब्दों को ढूंढने की, मतलब निकालने की, राइट। फिर जब हम देखते हैं वैदिक कॉर्पस या ऋग्वेद को, तो उसमें एक शब्द और है जो बहुत बार मेंशन है, उसका नाम है वेदी। वेदी मतलब फायर अल्टर या हवन कुंड। इस तरह से हवन कुंड होता है ना, अपने पिक्चरों में देखा होगा या कहीं मंदिर में देखा होगा, इस तरह से हवन कुंड बनाते हैं, उसमें से ऐसे आग निकलती है, राइट। उसी में ही हम एप्पल, बनाना या कुछ भी, वीट मीट कुछ डाल देते हैं इसके अंदर, है ना। तो अग्निकुंड जो है, उसी अग्निकुंड को बोला जाता था वेदी, और इसी वेदी से तो आया है न शब्द वैदिक। और हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया का वैदिक और ईरान का जैन अवस्था सेम था? क्योंकि दोनों ही फायर में वर्शिप कर रहे थे।
जैन अवेस्ता भी फायर वर्शिपर और ऋग्वेदिक भी फायर वर्शिपर। और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इनकी जो लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनको हम जैन अवेस्ता ईरान की, भारत की वैदिक, इनको हम बोलते हैं सिस्टर लैंग्वेज, है ना, सिस्टर लैंग्वेज। तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो यहाँ पे फायर कल्ट था, है ना, लोग आग में पूजा करते थे। साथ में एनिमल सेक्रीफाइसेस देखने को मिले हमको। और इनको बोला गया है कि ग्रेट मीट ईटर्स थे, अर्ली पास्टरिस्ट, क्योंकि चरवाहे थे। तो सीधी सी बात है, ठंड आएगी तो एनिमल्स ही खाएंगे। तो ऋग्वेदिक पीपल को ग्रेट मीट ईटर बोला गया है। बोला क्या, आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो आपको उसमें मल्टीपल जगह आपको हॉर्स का या कोई भी कैटल का, आपको मीट का मिल जाएगा, राइट। तो और जो थे ना रिचुअल्स ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस में इवॉल्व बिकॉज ऑफ नीड फॉर नॉन वेज फूड। जैसे कोई भी सेक्रीफाइस होता है अभी, मॉडर्न इंडिया में तो हमको देखने नहीं मिलता है, पर अगर हम आज से 100 साल पीछे जाए तो ऑलमोस्ट हर टेम्पल में एक था कॉन्सेप्ट बलि का। हर टेम्पल में बलि होती थी। अब बलि करने के बाद जो एनिमल है उसको थ्रो तो करते नहीं थे, उसको ईट ही करते थे। तो ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी थी, रिसेंटली हमको देखने नहीं मिलती है, पर ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी, बहुत पुरानी थी। तो प्रैक्टिस की भी बात, जो बलि है, बलि वो ऑलमोस्ट लिखी हुई है ऋग्वेद में, मेंशन है एनिमल के नेम से कि कौन कौन सा एनिमल वो बलि करा करते थे, राइट। तो ऋग्वेद को पढ़ के ही समझ में आता है कि देवर मीट ईटर्स, और वहां पे रिचुअल्स बने ही धीरे धीरे नॉन वेज फूड के अराउंड ही रिचुअल्स बने। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। ऋग्वेदिक के जो लोग थे उनको एग्रीकल्चर की सुपीरियर नॉलेज थी, अच्छी नॉलेज थी। उनको पता था कि किस समय उनको बोना है, किस समय हार्वेस्ट करना है, कब थ्रेसिंग करना है। उनको अलग अलग मौसमों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पर फिर भी वो प्रिडोमिनेंटली पास्टरल थे, फिर भी वो चरवाहे थे। क्यों? अब एग्रीकल्चर की नॉलेज है फिर भी चरवाहे इतने ज्यादा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक तो सरप्लस नहीं था, एग्रीकल्चर था पर सरप्लस नहीं था, पैदावार उतनी नहीं थी। अब पैदावार उतनी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह पे रुके नहीं थे, ये मूव कर रहे थे कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली मूव जब वो कर रहे हैं तो उनको एग्रीकल्चर से ज्यादा सपोर्ट क्या करेगा? पास्टरलिज्म, राइट। तो इसलिए वो एग्रीकल्चर तो थे, पर साथ में उनका मेन जो था, मेन जो पेशा था वो था पास्टरलिस्ट, राइट, चरवाहे वाला। और उसी समय इसी पास्टरलिज्म के कारण एक लड़ाइयाँ होती है वहां पे जिसको बोलते हैं गविस्थी, बैटल फॉर काउस, गायों को जीतने के लिए। यूजुअली हमने देखा है कि इंडिया की काउस अलग दिखती है और यूरोप की काउस अलग दिखती है। टेम्परेचर डिफरेंस भी है, स्पीशीज ही अलग है। तो जब स्टेपे के ग्रासलैंड से वैदिक लोग भारत में आते हैं तो इनकी काउस जो होती है ना, वो इंडिया का टेम्परेचर जो कि बहुत गर्म होता है उसको सह नहीं पाती है, और यूजुअली बहुत सारी काउस मरना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर लोकल की जो काउस है उनको एक्वायर किया जाता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे कुछ टसल होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। और ये पास्टोरल है तो इनके लिए काउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउस को लेके, गायों को लेके लड़ाइयाँ होती है, इसको बोलते हैं गविस्थी। जिसमें जो ऋग्वेदिक पीपल है उनका जो लीडर होगा उसको बोलेंगे इंद्र। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो नेटिव है, उनका जो लीडर होगा उसको बोलेंगे असुर, है ना। एक होगा आर्य, एक होगा दस्यु या दानव। तो असुर और इंद्र, इस तरह से वेद में लिखा रहेगा कि इंद्र ने गायों को आजाद किया, असुरों को हराया, इस तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे काउस के लिए लड़ाइयाँ होंगी जिसको बोलेंगे गविस्ती। साथ में काउस दिए जाएंगे प्रीस्ट को, है ना। प्रीस्ट को खुश करने के लिए जो वेद के जो प्रीस्ट होंगे, जो बड़े बड़े पुजारीज होंगे, उनको काउस भी, गुलाम भी सब दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट था। ऋग्वेदिक लोगों के पास एक प्रॉपर स्टैब्लिश प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट था। मतलब अगर गांव में 10-20 आदमी है तो हर आदमी की एक पर्सनल प्राइवेट जमीन एलोकेट कर दी जाती थी। इस तरह से हमको वेद में मेंशन है, राइट, कि ये मेरी जमीन है, इसमें मैं खेती कर रहा हूँ, ये है वो है, इस तरह से ऋग्वेद में लिखा हुआ है।
तो अगर आप माइग्रेशन की बात करें तो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस तरह से आर्यन माइग्रेट करते हैं इंडिया में, वो भी मल्टीपल वेव्स में। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि किस तरह से ये आते हैं कॉन्फ्लिक्ट में विथ इंडिजिनस पीपल, जिसको लिखा गया है दासा या दस्यु। इंडिजिनस पीपल, पीपल मतलब लोकल लोग, जिसको आज हम इंडस वैली के लोग बोलते हैं। राइट, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि ये आते हैं कांटेक्ट में इंडिजिनस पीपल के। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि डिफीट ऑफ संबारा बाय चीफ कॉल्ड देवोदासा ऑफ भारत लैंड। मतलब ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद की एक ट्राइब थी, एक कबीला था, एक ग्रुप था, जिसका नाम था भारत क्लैन। भारत क्लैन का जो था चीफ या लीडर, जिसका नाम था देवोदास, उस देवोदास ने जो लोकल थे, जिसका था लीडर संभारा, उसको किस तरह से हराया, उसमें वो सब मेंशन है। साथ में मल्टीपल टाइम्स मेंशन है दस्यु हत्या के बारे में, स्लॉटर ऑफ दस्यु, है ना। तो ऋग्वेद में रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स मेंशन है कि किस तरह से इंद्र दस्यु को मार रहा है, या किस तरह से दस्यु की हत्या करनी है हमको। तो दस्यु हत्या जो शब्द है ये मल्टीपल टाइम्स लिखा गया है। यहाँ पे दस्यु जो है वो लोकल लोगों को बता रहे हैं। उसी तरह से इंद्र को मेंशन किया गया है पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स। पुरंदर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से एक प्रॉपर सा श्लोक टाइप का मेंशन, जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से पुरंदर या किले को जीता जा रहा है इंद्र के द्वारा। इंद्र एक पुरंदर है। राइट, तो जो होंगे आर्यन, उनका जो होगा लीडर, उस लीडर को बोलेंगे ये इंद्र। और जो होगा दस्यु, है ना, दस्यु, उसका जो होगा लीडर, उसको बोलेंगे असुर। असुर, दानव, है ना, दस्यु, इस तरह से बोलेंगे। तो ऋग्वेदिक लीडर जो है इंद्र, किस तरह से दस्यु को हरा रहा है, किस तरह से वो पुरंदर है, वो किले को जीतने वाला है, वो सब मेंशन है। इसमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत जिक्र है। तो पहले तो जब आर्यंस आए, तो पहले लड़े प्री आर्यंस, मतलब जो भारत के नेटिव लोग थे उनसे लड़े ये। फिर बाद में जो कि मल्टीपल ट्राइब्स आई, जिनमें से एक ट्राइब का नाम लिखा हुआ है भारत क्लैन, ये लिखा हुआ है भारत क्लैन। तो मल्टीपल ट्राइब्स आई। तो मल्टीपल ट्राइब्स के आने की वजह से बाद में फिर ये आपस में भी लड़ते हैं। स्टार्टिंग में तो थे 5 ट्राइब्स, जिसको बोलेंगे पंचजना। बाद में फिर और ट्राइब्स भी आती है। राइट, तो स्टार्टिंग में पंचजना है, 5 ट्राइब्स है, फिर बाद में और ट्राइब्स भी धीरे धीरे आएंगी। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट ट्राइब की। तो 2 इम्पोर्टेंट ट्राइब सबसे पहले हमको ऋग्वेद में दिखती है। सबसे पहले दिखती है हमको भारत और त्रिस्तु। और ये बोला गया है कि भारत और त्रिस्तु जो थी ये रूलिंग ट्राइब थी। राइट, ऋग्वेदिक के लोग जब भारत में आए, तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स या बहुत सारे अलग अलग क्लैंस बन चुके थे। पर उसमें से काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल जो थे, जो सबसे पहले मेंशन किया गया है, वो थे भारत और फिरिस्तु। हमने भारत का पहले भी देखा कि भारत ट्राइब का एक था देवदास, जिसने संभारा को हराया, जो कि कोई लोकल लीडर था। उसी प्रकार भारत और त्रिशु ट्राइब थी, जो सपोर्ट किया, इन दोनों ट्राइब को सपोर्ट करता था एक प्रीस्ट, जिसका नाम था वशिष्ठ। राइट, अब ये भारत ट्राइब जो थी, जो कि धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी, तो इसको अपोज किया 10 अलग अलग चीफों ने। जिस इन 10 चीफों में 5 तो थे आर्यन ट्राइब के और 5 थे नॉन आर्यन, लोकल। ऋग्वेद में एक लड़ाई का मेंशन है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसमें भारत की जो ट्राइब थी, उन्होंने लड़ा बाकी 10 चीफ से। और ये लड़ाई होती है परशनी रिवर पे, जिसको आज की जो रावी नदी है, उसको परशनी रिवर माना जाता है। और इस रावी रिवर पे जो सुदास है, भारत ट्राइब का चीफ, जो भारत ट्राइब है, ये भारत की जो ट्राइब है, इसका जो चीफ है सुदास, ये हराता है बाकी 10 क्लैंस को। 10 क्लैंस इकट्ठा, और भारत का जो क्लैन है वो अलग है, और उसका जो चीफ है सुदास, वो बाकी को हराएगा। तो ऋग्वेद में अच्छे से मेंशन है किस तरह से हराता है वो। अच्छा, बाकी जो क्लैंस है बहुत सारी, उन बाकी अब 10 क्लैन साथ में आई है। तो उन 10 क्लैन में से कोई एक क्लैन होगी सबसे पावरफुल, जो उन सबको साथ में लेके चल रही है। तो जो सबसे पावरफुल क्लैन थी उसका नाम था पुरु। तो पुरु क्लैन थी जो लीड कर रही थी बाकी 9 क्लैनों को। तो कुल मिला के 10। और इनकी लड़ाई होगी भारता से, भारत ट्राइब से।
और जब लड़ाई होगी तो भारत जो ट्राइब है, जो सुदस है का लीडर, ये सुदस जो लीडर है भारत ट्राइब का, ये हरा देगा बाकी लोगों को। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये लड़ाई कर रहे हैं एक रिवर के आसपास, और इसमें कई लोग जो है वो डूब रहे हैं, है ना, ये कई लोग जो है ऐसे डूब रहे हैं। तो मैंने क्यों लगाई ये इमेज, क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन है कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई थी, कि एक नदी पे लकड़ियों को डाल के कुछ करके एक छोटा सा बनाया गया डैम टाइप का, डैम नहीं था, पानी को रोका गया, पानी के बहाव को। और जैसे ही वो 10 क्लैंस की आर्मीज आगे बढ़ी, तो सुदस जो है उसने उसके ऑर्डर्स पे उस बांध को तोड़ दिया गया, और पानी के बहाव में ही बहुत सारी जो आर्मी थी वो बह गई है। तो इस तरह से बहुत सारी जो आर्मी थी वो बह गई, और आसानी से सुदस ने लड़ाई जीत ली। तो भारत का जो ट्राइब था उसने बाकी ट्राइब को हराया, और हराने के बाद कोई संधि होती है जिसमें भारत और पुरुष, है ना, भारत का ट्राइब का सुदस, और पुरुष जो उसकी अपोजिंग जो ग्रुप था उसको लीड कर रहा था पुरुष। तो भारत और पुरुष बाद में हाथ मिला लेते हैं, और इसके बाद बनता है इन दोनों को मिला के क्रूज, है ना। आप समझो कि भारत प्लस पुरु मिलेगा तो क्या बनेगा, कुरु, है ना। आगे देखने वाले हैं। तो आप समझिए कि ऋग्वेद में एक लड़ाई का मेंशन है, उसी लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें एक तरफ है भारता ट्राइब जिसको लीड कर रहा है सुदस, दूसरी तरफ है 10 और अलग ट्राइब है जिसको लीड कर रहा है एक क्लैन जिसका नाम है पुरु। बाद में भारत हरा देगा उन सभी क्लैनों को, और हराने के बाद संधि होगी भारत और पुरु के बीच में, और दोनों को मिला के क्या बनेगा, कुरु, है ना। इसी चीज को हम आगे दोबारा देखते हैं। तो स्पेसिफिकली बात करते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स की, जो लिखा हुआ है ऋग्वेद में। इसमें एक तरफ है भारत ट्राइब, दूसरी तरफ है कन्फेडरेसी बाय मेनी ट्राइब्स। अब जो कि बैटल ऑफ 10 किंग्स है, पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम है, राइट, ये सारे नाम ऋग्वेद में लिखे हुए हैं, और इनको लीड कर रहा है पुरुष, राइट। तो एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ है कन्फेडरेसी, उस कन्फेडरेसी को लीड कर रहा है पुरुष। क्या हो सकता है रीजन लड़ने का, तो इंटर ट्राइबल रिजेंटमेंट अगेंस्ट द राइज ऑफ भारत। हो सकता है कि भारत का जो क्लैन है उसकी आबादी बढ़ रही हो, वो काफी बड़ा हो रहा हो बाकियों के मुकाबले, तो शायद उसी जेलसी में बाकी ट्राइब्स ने मिलकर उस पर अटैक किया ताकि उसको डिफीट कर सके। एक तो हो सकता है ये कारण। दूसरा, एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट विश्वामित्र, जो भारत में था। तो हो सकता है कि भारत ट्राइब ने, हो सकता है कि ऋग्वेद में कुछ लिखा हुआ है तो हम तुक्का मार रहे हैं, कि भारत ट्राइब ने विश्वामित्र को निकाला हो और रख लिया हो वशिष्ठ को। उसी कारण से ये 10 ट्राइब्स की बनी कन्फेडरेसी जिन्होंने अटैक किया भारत पे, क्योंकि विश्वामित्र का अपमान किया गया, है ना। तो जैसे भारत चीफ सुदास रिमूव्ड पुरोहित विश्वामित्र एंड इन हिज प्लेस अपॉइंट वशिष्ठ। ऐसा लगता है हमको कि विश्वामित्र जो थे थोड़े से लिबरल थे, और वशिष्ठ जो थे वो थोड़े काइंड ऑफ कंजर्वेटिव थे, राइट। विश्वामित्र वही जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है सरस्वती नदी के किनारे। तो लड़ाई होती है रिवर परुष्णी, जो कि आज की रावी नदी है, और इस लड़ाई में भारत की जो ट्राइब जीत जाती है। जीतने के बाद भारत और पुरु, भारत प्लस पुरु मिल जाते हैं और बनते हैं कुरुस। और कुरुस बनने के बाद ये दिल्ली के पास शिफ्ट हो जाते हैं, और जो कुरुस की जमीन होगी, लैंड ऑफ कुरुस, उसको बोलेंगे, जो कुरु का जो इलाका होगा, क्षेत्र होगा, उसको बाद में बोलेंगे कुरुक्षेत्र, है ना। और उसके बाद जब ये लड़ाई जीत जाते हैं, कुरुस की अपनी एक लैंड बन जाती है, स्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हैं। ये भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो जो कुरु है वो क्या है, ये सन्स है भारत और पुरुष के। कुरुष जो ट्राइब बनी, एक काफी बड़ी ट्राइब, ये किन के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं भारत और पुरु ट्राइब के। पर क्या सिर्फ यही ट्राइब थी, नहीं, ट्राइब तो बहुत सारी है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर बहुत सारी ट्राइब लिखी हुई है, बहुत सारी ट्राइब लिखी हुई है, बहुत सारी। तो ये तो सिर्फ पुरुष और जो भारत है सिर्फ उनके बच्चे हैं कुरुस,
पर इनके अलावा तो और भी बहुत सी ट्राइब्स होंगी ना, तो बहुत सारी ट्राइब्स होंगी। तो भारत और पुरुष इसमें मिल जाते हैं, इनमें एक अलायंस हो जाती है इस बैटल ऑफ टेन किंग्स के बाद, राइट। अच्छा, ऋग्वेद में बहुत कुछ मेंशन है साथ में लड़ाई के अलावा, कि वहां पे होते हैं आर्टिशंस, कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, वीवर, लेदर वर्कर्स, पॉटर्स, है ना। इसका मतलब वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट या इस टाइप की चीजें प्रैक्टिस में आ चुकी थी। पर फिर भी वो शहरों में नहीं रह रहे थे, वो गांव में रह रहे थे। मैंने बताया पास्टरल थे, यूजुअली तब मूव करते थे, फिर बाद में भारत और पुरुष मिलकर बन गए कुरु, और कुरु लोग शिफ्ट हो गए दिल्ली के आसपास, जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। तो वहां पे हरियाणा के पास जो भगवान पूरे वहां खुदाई करते हैं, तो खुदाई करते समय हमको मिट्टी के बने हुए इस टाइप के घर मिलते हैं, सेटलमेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसी था, पर वो था ब्रिक का बना हुआ, पर ये मिट्टी का बना हुआ है। तो ये फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स मिलती है हमको। तो हमको कोई भी ब्रिक का नहीं मिला स्ट्रक्चर्स, हमको स्ट्रक्चर्स मिले, पर वो मड के बने हुए थे, राइट। अगर हम बात करें ऋग्वेद में एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वो फंक्शन करती थी उनके ट्राइबल चीफ से। चीफ मतलब जो पूरा ट्राइब है, पूरी जनजाति है, उनका जो लीडर है, वो ट्राइबल जो चीफ था, वही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का लीडर था। उसको बोलते थे राजन। राजन मतलब राजा। पर ये वो राजा नहीं है जिसके पास सारी पावर है, मंत्रिमंडल है, सेनाएं हैं, वो है, ऐसा नहीं। ये राजा भी एक कबीले का एक गांव वाला ही है, जिसको लोगों ने चुन के बनाया है, और इसके पास कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये लिमिटेड पावर ही है राजा के पास। और राजा को चुनते थे एक ग्रुप जिसका नाम था समिति, राइट। ये इलेक्टेड किंग है, इसका होता था इलेक्शन, और इसका होता था इलेक्शन। एक ग्रुप था जिसका नाम था समिति, है ना, एक ग्रुप है समिति। समिति एक ग्रुप है, और ये ग्रुप इकट्ठा होता था जिसमें मेल्स फीमेल्स सब होते थे, और एक चुनता था कि अब अगला राजा कौन होगा। राजा की कुछ जिम्मेदारियां थी, वो बचाता था कबीले को, कैटल्स को। वो बारिश के लिए इंद्र से पूजा करता था, भगवान को ऑफरिंग करता था। उसका इस तरह का काम था। उसी तरह बहुत सारी अलग अलग असेंबली थी, जैसे सभा। सभा में सारे मेल्स थे, सभा होती ना, डिस्कशन होता है, वो सभा थी। समिति जिसने बताया जो राजा को चुनती थी, तो इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों थे। विधाता, उसमें भी मेल्स फीमेल्स दोनों थे। और गणा। गणा जो था वो मिलिट्री और डेलिबरेटिव या रिलीजियस फंक्शन करती थी। मिलिट्री समझते हैं आप, डेलिबरेटिव मतलब डिबेट डिस्कशन, है ना। तो जो वुमेन्स थी वो अटेंड करती थी विधाता को और समिति को भी। किंग जो थे, किंग किंग के, जो भी किंग था या जो भी राजन था, उसको रिलीजियस तौर पे गाइडलाइन देने के लिए हमेशा उनके साथ होता था एक पुरोहित। और पुरोहित से ही हमने देखा है कि ऋग्वेद में पुरोहित बहुत मेंशन है, स्पेशली दो, जैसे एक वशिष्ठ और विश्वामित्र। हमने देखा था कि बैटल ऑफ टेन किंग कैसे हुई थी, जब अ, विश्वामित्र को निकाल दिया था, वशिष्ठ को रख लिया था। तो बाकी लोग नाराज हो गए थे, बाकी 10 जो ट्राइब्स थी, और उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट भारत क्लैन। तो प्रीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीस्ट को सपोर्ट या एड एंड एडवाइस करते हैं कौन, पुरोहित। बात करें वशिष्ठ की, मैंने बताया था वशिष्ठ एक कंजर्वेटिव टाइप के हैं, विश्वामित्र थोड़े लिबरल है। और विश्वामित्री है जो गायत्री मंत्र को कंपोज करेंगे ऑन द रिवर ऑफ सरस्वती, राइट। तो गायत्री मंत्र जो है उसकी मोनोपोली है अपर कास्ट पे, और वुमेन स्लेव जो कि शूद्र है, वो उसको सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, दोहरा नहीं सकते, राइट। तो इस तरह का सिस्टम था ऋग्वेदिक काल में एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बात करते हैं लिटर वैदिक एज की। तो लिटर वैदिक एज की टाइमलाइन है 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 500 बिफोर कॉमन एरा तक। ऋग्वेद में वही हम देखते हैं 1500 से 1000, और ये 1000 से 500, 500 साल का है। 500 साल में ऋग्वेद, और नेक्स्ट 500 साल में तीन जो किताब बनी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो बनी 1000 से 500 पे। हमने ऋग्वेद में देखा था कि बैटल ऑफ टेन किंग्स होती है, 10 राजाओं की लड़ाइयाँ, जिसमें जो भारत है वो जीत जाता है, और हारने वाला ग्रुप होता है पुरुष का। बाद में उन दोनों की संधि होती है,
तो बन जाता है कुरु, है ना। भारत और पुरु मिले बन गए कुरु, है ना। तो ये बाद में जो कुरु लोग हैं वो सरस्वती और दिशाद्वती नदी के आसपास रहते हैं। बाद में वो मूव करते हैं और कुरु अक्वायर कर लेते हैं दिल्ली के पास का रीजन, जो आज कुरुक्षेत्र है, लैंड ऑफ कुरुस। तो अब कुरुस ने कुरुक्षेत्र ले लिया है, वहां बैठ गए हैं, एक्वायर कर लिया है। बाद में कुरु और पांचाल मिलते हैं और ऑक्यूपाई सेंट्रल पार्ट ऑफ द्वाब। वहां पे एक नया शहर बनाएंगे जिसको बोलेंगे हस्तिनापुर, जो कि आज का मीरठ है। तो कुरु और पांचाल मिलके फिर बनाएंगे हस्तिनापुर, आज का जो मीरठ है दिल्ली के पास, वहां पे। और फिर वहीं से हमको लगता है हिस्टोरियंस को कि जो महाभारत की जो वॉर है उसका टाइम पीरियड अराउंड 950 बीसी है, राइट। हमको एक डेट मिली हिस्टोरियंस को कि 950 बीसी के अराउंड महाभारत की वॉर हुई होगी, जिसमें चाहे कौरव हो या पांडव हो, दोनों ही कुरु क्लैन के थे, राइट। दोनों ही कुरु थे, चाहे कौरव हो या पांडव हो, कुरु वंश। उस लड़ाई से क्या होता है कि इतना खून बहेगा, सब एक दूसरे को इतना मारेंगे कि पूरा का पूरा जो कुरु वंश है या कुरु क्लैन है वो खत्म हो जाएगी, बहुत कम लोग बचेंगे, है ना। जो हस्तिनापुर है वहां पे जब खुदाई होती है 900 से 500 बीसी के अराउंड, तो हमको सेटलमेंट्स के सबूत मिलते हैं, सेटलमेंट्स के, टाउन लाइफ के। तो सेटलमेंट्स के सबूत जो कि हमको सबसे ओल्डेस्ट मिलते हैं 900 बीसी के, तो हम मानते हैं कि 900 के अराउंड ही ये जो वॉर है महाभारत की 950 या 900 के अराउंड ही हुई होगी, क्योंकि हमको उससे पुराने सेटलमेंट्स के सबूत नहीं मिल पाते। अच्छा, जो मिलते भी है वो कोई बर्न्ड ब्रिक्स नहीं है ना, कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो सब मिट्टी के बने हुए हैं, है ना। तो कोई बर्न्ड ब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुए हस्तिनापुर में, मिट्टी के घर मिले। वॉर हुई होगी नो डाउट, कुरु जो प्लान है, कौरव और पांडव लड़े होंगे आपस में, पर उनके पास कोई बड़े बड़े महल नहीं थे, मिट्टी के घर थे, मिट्टी के शहर थे। क्योंकि उस समय बर्न ब्रिक्स, मैंने बताया, कॉन्सेप्ट जो था वो इंडस वैली के बाद भूल गए थे, और जो नया ग्रुप आया था उन्होंने धीरे धीरे डिस्कवर किया उसको। बाद में जो हस्तिनापुर है वहां पे बाढ़ आती है, और ये जो बचे हुए जो कुरु क्लैन के लोग थे ये शिफ्ट हो जाते हैं कौशाम्बी में, एक नया राज्य बनाएंगे कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास है। देखो इस तरह से होता है कि ये है अपनी गंगा नदी और ये है अपनी यमुना नदी, और दोनों मिलती है प्रयागराज में, जिसको पहले बोलते थे इलाहाबाद। और ये मीरठ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बाढ़ आएगी तो ये लोग मूव करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे। अब ऊपर भी रिवर नीचे भी रिवर, तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, नीचे जा नहीं पाएंगे। और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे, इस पॉइंट पे एक बनाएंगे शहर, इसको बोलेंगे कौसाम्बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौसाम्बी, राइट। हम इसको आगे जब हिस्ट्री में देखेंगे तो पढ़ेंगे इसको। तो जो पूरा कुरु वंश है, जो पूरा कुरु क्लैन है, महाभारत की वॉर के बाद बाढ़ आएगी और बाढ़ के बाद वो इस कौशाम्बी में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन जो है, आयरन टूल्स बन चुके थे 1000 बीसी में। हम बोलते हैं ना महाभारत के बाद कलयुग आया। कल, कल क्यों बोलते हैं, कल क्या होता है, तो लोहे को हम बोलते हैं कल, लोहे को बोलेंगे कल, राइट। और लोहा आएगा तो जंगल बड़े बड़े साफ होंगे, जंगल साफ होने की वजह से आसानी होगी शहरों को बसाने में। जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जंगल है, पूरा घास के मैदान है, वो बड़े बड़े जंगल, घास नहीं, बड़े बड़े जंगल थे, वो फॉरेस्ट थे, उनको साफ किया गया और वहां पे कौशाम्बी बनाया गया, है ना। लोहे को हम श्यामा भी बोलते हैं, कृष्ण ऐसे बोलते हैं, क्योंकि लोहा काला होता है, राइट। इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो ये है लेटर वैदिक पीरियड का मैप, नीचे इसकी लिखी हुई है टाइमलाइन, राइट। और इसमें देखिए ये कुरु है, ये पांचाला है। बाद में ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे नीचे यहाँ कौशाम्बी में, राइट। तो ये लेटर वैदिक पीरियड है, और यहाँ पे सिर्फ कुरु और पांचाल नहीं है। आपने महाभारत की कहानी में सुने होंगे बहुत सारे राज्य, जैसे गांधारी या गांधार, ना, गांधार से गांधारी, या फिर मादरा, या फिर आपने सुना होगा अंग, अंगराज कर्ण, है ना, कलिंग, यहाँ पे कौशल, फिर आपने कुंती सुना होगा, कुंती, ये लिखा हुआ है कुंती, मत्स्य, पांचाल तो है ही, कुरु है ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में हमको इस तरह से देश मिलते हैं, है ना। कोई कुरु देश है, कोई मत्स्य देश है, कोई कुंती देश है, कोई पांचाल देश है, कोई कौशल देश है।
तो इस तरह के मल्टीपल मल्टीपल देश है, इनमें से आपको एक देखिए मगध, सबसे इंपॉर्टेंट। मगध, ये अंग के बगल में, मगध। तो इस तरह का लिटर वैदिक पीरियड हमको मिलेगा, हमको इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो लिटर वैदिक में हमको सिर्फ किताबें मिलेंगी, फिर बाद में इसको जस्टिफाई करेगा, बाद में जो एज आएगा, एज ऑफ बुद्धा, एज ऑफ महावीरा, उनकी जो किताबें होंगी, जो त्रिपिटक होंगी, उन त्रिपिटक में भी यही यही देशों का नाम होगा, यही बिल्कुल नाम होगा। अंग होगा, मगध होगा, कौशल होगा, पांचाल होगा, है ना, कुरु होगा, गांधार होगा। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कंपैरिजन की, जो कंपैरिजन है ऋग्वेद और लिटरवेद का, जिसमें टाइमलाइन ऋग्वेद की है 1500 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा, और लिटरवेद की 1000 से लेके 500 बिफोर कॉमन एरा। ये अप्रोक्सीमेटली टाइमलाइन है, राइट। ऋग्वेद के समय में 500 साल में एक किताब लिखी गई ऋग्वेद, वही लिटरवेद में 3 किताब लिखी, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाद में कुछ किताबें और है, जैसे ब्रह्मणास, अरंक्यास, चरक संहिता। चरक संहिता तो क्या है कि आयुर्वेद का ही पार्ट, आयुर्वेद मतलब सॉरी अथर्ववेद का ही पार्ट है। और अथर्ववेद जो है वो काइंड ऑफ मेडिकल साइंस की बुक है, और उसी में से निकली चरक संहिता आचार्य चरक ने दी, और बाद में इसी चरक संहिता आगे जाके बनेगी आयुर्वेद, है ना, बनेगी आगे जाके, समय नहीं। तो बात करें ऋग्वेद की, तो एक किताब है, और यहाँ पे 3 किताबें, 1 2 3। यहाँ पे ऋग्वेद में 1000 हाइम्स है या सूक्त है। अच्छा, फिर बता दूं, ऋग्वेद और लिटरवेद लिखी नहीं गई है, कंपोज की गई है, बोल बोल के दोहराई जाएगी आगे तक, और बहुत बाद में जाकर, मतलब जब ऋग्वेद बनी, मतलब कंपोज की गई, उसके 2000 साल बाद उसको लिखा जाएगा पहली बार, राइट। तो ये बोल बोल के आगे है, ये किताबें बनी है, लिखी नहीं गई है, क्योंकि लिखने वाली भाषा नहीं है। उसके बाद ऋग्वेद में बात करते हैं, तो ऋग्वेद में सेजस का मेंशन है। सेजस मतलब पुरोहित, वशिष्ठ, विश्वामित्र। ऋग्वेद वाले पूजा करते हैं अग्नि की, इंद्र की, जो वॉरियर है ना। फिर बात करते हैं इंद्र, वरुण, मित्र, ऐसे बहुत सारे गॉड्स हैं इनके, है ना। और बताऊं, ऋग्वेद में भी, लिटरवेद में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं है। ये लोग वेदी है, वेदी मतलब हवन कुंड, उसमें चीजें डालते हैं, आहुति देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, राइट। यहाँ पे बात करें लेटर वेद में, तो लेटर वेद में अगर बात करते हैं, तो इस तरह के कोई भगवान नहीं है। अब बड़े भगवान आ चुके हैं, जैसे प्रजापति या ब्रह्मा, रुद्र या शिवा या विष्णु, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ वेद थी, यहाँ पे धीरे धीरे उपनिषद भी आना चालू हो जाएंगे। उपनिषद स्टार्ट ही होते हैं लेटर वेद से, एंड काफी बाद में होते हैं, तो बहुत सारे उपनिषद बनेंगे। अच्छा, यहाँ बात करते हैं सोम की, एक प्लांट जिससे सोमरस बनेगा। ये रहते हैं सप्त सिंधु रीजन में, मिलता रहता 7 नदियां, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज और आखिरी सरस्वती। पर ये सप्त सिंधु में ना रह के ये रह रहे हैं गंगेटिक प्लेन्स में। अभी गंगा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, अंदर आ गए हैं काफी। ये सप्त सिंधु रीजन है, ईस्टर्न अफगानिस्तान के पास दोआब है, जो दो नदी के बीच का एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। पर ये तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में और गंगेटिक प्लेन्स में आ चुके हैं। ऋग्वेद करते हैं पेस्टुलिज्म, चरवाहे हैं, और एग्रीकल्चर लिमिटेड है। पर यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है गोधन का, यहाँ सरस्वती है, पर यहाँ पे सरस्वती नहीं है, यहाँ पे गंगा है, गंगा, गंगा रिवर। तो इस तरह से एक छोटा मोटा कंपैरिजन है ऋग्वेद का लिटरवेद का। हम आगे और देखते हैं, जैसे ये एक छोटी सी इमेज है, आपको दिख रही होगी, ये ऋग्वेद के लोग हैं। थोड़े से लोग मिलके एक आग में पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग मिलके आग में पूजा कर रहे हैं, ये लिटरवेद का है। थोड़ा थोड़ा सोसाइटी धीरे धीरे एडवांस करेगी। या फिर ये बताऊं, तो ये ऋग्वेद का है। यहाँ पे पेस्टोरल है, चरवाहे है ना। ये है अपना पेस्टोरल, चरवाहे है, दिख रहा होगा, मवेशियां हैं। और ये लिटरवेद का है, यहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर परफॉर्म हो रहा है ना। अब यहाँ पेस्टलिज्म से शिफ्ट होके एग्रीकल्चर आ गया है, और देखो प्रॉपर घर बनने चालू हो गए हैं, प्रॉपर सेडेंट्री लिविंग है, प्रॉपर, राइट। फिर और देखते हैं कुछ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन थोड़ा और देखते हैं ऋग्वेद का और लिटरवेद का। ऋग्वेद में बात करें ग्राम या गांव की, तो गांव को जो मुखिया है उसको बोलेंगे ग्रामीण। कई सारे गांव मिला के बनेंगे विस, जिसको बोलेंगे विस्पति।
और कई सारे जो विष है वो मिलेंगे तो बनेंगे जड़, जिसका जो लीडर होगा वो होगा राजा। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है वो जड़ है, उसके अंदर कई सारे विष आएंगे, फिर कई सारे ग्राम आएंगे। पर लेटर वेद में क्या हो रहा है कि अब कई सारे जड़ मिलके बनाएंगे कॉलिशन, जिस जैसे कुरु या पांचाल। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में किंग सिर्फ किंग है, उसके पास ज्यादा कोई पावर नहीं है, है ना। वो लिमिटेड है, वो चरवाहा है या नॉर्मल खेती बाड़ी कर रहा है। और किंग के साथ साथ उसकी सेना भी नहीं है, उसके पास सेना भी खेती बाड़ी ही कर रही है। जब कभी हमला होगा तो वो सब इकट्ठा होंगे और सेना बनेगी। पर वही लिटर वेद में किंग ओरिजिनल किंग है, उसके पास ऑलरेडी एक सेना है, जिसके पास कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ सेना वाला काम करती है। तो ऋग्वेद में किंग्स नाम का राजा है, उसके पास पावर लिमिटेड है। पर लेटर वेद में प्रॉपर जो किंग होता है वो बनेगा। राइट, तो बात करें ऋग्वेद की, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जो किंगशिप थी, जिसमें किंग को बोलते थे राजन। तो इस पीरियड में जो किंग था उसके पास थी लिमिटेड पावर, है ना। वो काम करता था, कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, है ना, जिसको किंग को करते थे एडवाइस और कंट्रोल। जैसे हमने देखा था सभा, समिति, विधाता। जैसे सभा है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधाता है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो या कोई बहस हो गई, उसको सॉल्व करना है ना। सभा जो थी वो काफी पावरफुल थी, क्योंकि सभा ही लेजिस्लेटिव बॉडी थी। और समिति और विधाता में महिलाएं भी अलाउड थी पार्टिसिपेट करने के लिए। पर वहीं बात करते हैं लिटर वैदिक की, तो लिटर वैदिक में अब किंग जो है वो असली किंग बन चुका है, किंग बिकम किंग। यहाँ पे वो अश्वमेध यज्ञ करेगा, वाजपेयी यज्ञ करेगा, उसके पास महल होंगे, उसके पास पावर होगी। महल मिट्टी के ही होंगे नो डाउट, पर बड़े बड़े होंगे, काफी बड़े इलाके में फैले होंगे, मिट्टी के बनेंगे पर बनेंगे। राइट। और उसके पास होगा मंत्री परिषद होगा। अब यहाँ पे सभा और विधाता का कोई मतलब नहीं रह गया, समिति का भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि समिति क्या करती थी, किंग को चुनती थी। अब तो किंग का बेटा ही किंग बनेगा, तो किंग को चुनने की जरूरत ही नहीं है ना। सभा फिर भी होगी, पर विधाता में ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब किंग की दरबार होगी। राइट। और तो सभा विधाता ने अपनी पूरी जो पावर है उसको लॉस किया। और 1000 बीसी में आयरन डिस्कवर हो गया था, तो हमने बताया कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, गंगेटिक प्लेन में धीरे धीरे सेटल होंगे। तो इस तरह से हमने इसका कंपैरिजन देखा। मैं आपको एक दिखाता हूँ इमेज, आप देखिए। तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, जिसमें एक तरफ है ऋग्वेद का किंग और एक तरफ है लिटरवेद का किंग। आप देख रहे होंगे कि लिटरवेद के किंग के पास भी कोई ऐसा कोई नहीं बड़े बड़े महल है, ऐसा नहीं, मिट्टी और लकड़ी का ही महल होगा। पर महल है, देखो प्रॉपर सिंहासन है, अच्छी कुर्सी है। तो लेटर वेद में जो किंग है वो रियल किंग बन रहा है। और ऋग्वेद में जो किंग है वो एक काइंड ऑफ अ कबीले का सरदार टाइप का है। राइट। और जैसे मैं आपको और दिखाऊं, तो जैसे ये इमेज देखिए कि ये ऋग्वेद की है, यहाँ पे छोटे छोटे मकान है, कम आबादी है। और ये लिटर वेद की है, जहाँ पे आप देखो पूरे शहर धीरे धीरे बनना चालू हो रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े मकान है, बड़ी आबादी है। राइट। एक ये देखिए कंपैरिजन वही शहरों का, कि यहाँ पे छोटे छोटे मकान है, कम है। और यहाँ पे एक प्रॉपर अब धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं, एक मार्केट बन रहा है, एक मंडी बन रही है, सिस्टम बन रहा है। राइट। और कंपैरिजन दिखते हैं अपन। तो बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के समय कोई सिस्टम नहीं था टैक्स का, कोई टैक्स होता नहीं था। अगर कुछ होता था तो होता बलि, है ना, बलि दे रहे हैं, है ना। या फिर अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वॉलेंटरली ऑफर कर रहे हैं। राइट। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, पूरी ट्राइबल आर्मी थी, सब लोग चरवाहे थे या खेती कर रहे थे। राइट। जब भी लड़ाई होती थी तो सब इकट्ठे हो जाते थे लड़ने के लिए। और बाकी नॉर्मल डेज में सब अपना खुद का काम कर रहे हैं। पर वहीं बात करें लिटरवेट की, तो लिटरवेट में टैक्सेशन आ चुका है, प्रॉपर टैक्स आ चुका है सिस्टम, जिसको बोलते हैं भाग। जैसे एक भाग होता है 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, कि किसान अगर जितना भी उगा रहा है उसका 1/6 जो है भाग उसको राजा को या स्टेट को देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक स्टैंडिंग आर्मी आ गई, है ना। अब यहाँ पे जब टैक्स आ गया, तो टैक्स की बात, जब टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तो सीधी सी बात है टैक्स का कलेक्टर भी आएगा जो पैसा कलेक्ट करेगा। जैसे भाग दुगा एक पोस्ट आएगी, फिर पैसा आया है तो पैसे को संभालने वाला चाहिए, तो संघित्री, ट्रेजरार। फिर यहाँ पे वर्ल्ड स्पेसिफिक गॉड्स भी आएंगे बाद में नो डाउट। यहाँ पे हमने देखा था पुरोहित का काफी ज्यादा जिक्र हुआ था।
फिर सेनानी होगा यहाँ पे, किंग है यहाँ पे, किंग नाम का किंग है, उसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, पर जब वॉर होती है तो कोई तो लीड करेगा ना, तो सेनानी होगा। यहाँ बृहस्पति होगा, जो जमीन है चरवाहों की उसको देखरेख करेगा वो। फिर ये बात करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं, जैसे बताया था इंद्र, अग्नि, वरुण। पर यहाँ पे वर्ण स्पेसिफिक गॉड्स आ चुके हैं, है ना। यहाँ पे ऋग्वेद में गाय जो है वो वेल्थ है, जिसको बोलते हैं गोधन, है ना। और बार्टर सिस्टम होगा, गाय की लड़ाइयाँ होंगी, गविस्ती जिसको बोलते हैं, गविस्ती ने बताया था। एग्रीकल्चर है पर सरप्लस नहीं है। और दे डोंट नो द मेथड्स ऑफ मेकिंग ब्रोंज, जैसे हड़प्पा जानते थे। तो ऋग्वेद थोड़ा सा ज्यादा अर्ली है, डिफरेंस तो 500 ईयर्स का ही है, पर बहुत सी चीजें हैं जिसमें पीछे है वो। और लिटर वैदिक के समय जैसे धीरे धीरे शहर बनते हैं, प्रॉपर किंग बनेंगे, ट्रेजरार बनेंगे, वर्ण सिस्टम थोड़ा और अलग टाइप का बनेगा, राइट। इस तरह से सिस्टम चालू होगा। तो ये है कंपैरिजन वाली इमेज जो कि लेटर वैदिक की है, लेटर वैदिक की। और ये क्या शो कर रही है, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। जैसे ये पूजा कर रहा है, ये ब्राह्मण है, ये एक खड़ा है योद्धा, ये क्षत्रिय है, ये खेती कर रहे हैं, ये देखो एक पीछे व्यापारी भी है, तो ये वैश्य हो गया। और ये जो मजदूरी कर रहा है, घर बना रहा है, ये शूद्र हो गया। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो थी प्रोफेशन के हिसाब से डिफाइन हुई, बाद में फिर वो बाय बर्थ होना चालू हो गई, तो उसमें इशू क्रिएट होना चालू हो गया। तो वर्ण व्यवस्था जो है, अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ये ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था है, और ये है लेटर वेद की वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में सिर्फ दो ही वर्ण थे, एक आर्य जो गोरा है, और दूसरा दस्यु जो काला है, राइट। जैसे मैं बताया था कि आर्य आए बाहर से, तो वो गोरे थे, जो इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो काले थे। तो दो वर्ण थे, एक काला लोग, एक गोरा लोग। फिर बाद में इंडस वैली के लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जो आज का रीजन है वहां शिफ्ट हो गए। और जो नॉर्थ में रह गए सिर्फ वाइट लोग। पर सब तो शिफ्ट होंगे नहीं, कुछ बच जाएंगे, तो जो बचेंगे वो शूद्र कहलाएंगे, राइट। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है। पर लेटर वेद में अब डिविजन्स काफी हो सकते हैं रिजिड, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो कि वेद को पढ़ाएगा, सुनेगा, परफॉर्म करेगा, सेक्रीफाइसेस देगा। क्षत्रिय जो राज करेगा पर सेक्रीफाइस ये भी कर सकता है। वैश्य जो खेती बाड़ी करेगा पर सेक्रीफाइस ये भी कर सकता है। पर शूद्र, शूद्र को कोई भी अधिकार नहीं है, वो इन तीनों को सर्व करेगा, राइट। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था बनना चालू होती है लेटर वेद में। ऋग्वेद में तो सिर्फ दो ही थे, आर्य और दस्यु। तो जो अपना वैदिक एरा है, वैदिक एज है, जब वो खत्म होती है, तो उसके बाद जो एज चालू होगी वो है एज ऑफ महाजनपदा। मैंने बताया था कि कई सारे ग्राम मिलके बनते हैं विष, कई सारे विष मिलके बनते हैं जन। और लेटर वैदिक में कई सारे जनों का कोalition होना चालू हुआ था, कई सारे जन एक साथ मिलके कोalition करना चालू हुए, और बाद में कोalition करते करते बनते हैं महाजनपद, जिसमें एक महाजनपद में कई सारे जन होंगे। तो कुल मिला के 16 महाजनपद हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, राइट। जिसमें से कुरु, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स, कोसल, काशी, माला, वृजी, मगध, अंग, है ना, गांधार, कंभोज, ऐसे ढेर सारी है ना। ये एक अशाका, कलिंगा, जैसे 16 महाजनपद पढ़ने वाले हैं हम आगे वीडियोस में। तो ये ऋग्वेद का, ऋग्वेद में आप देखिए तो सब पेस्टोरल है, सब चरवाहे हैं, खेती थोड़ी बहुत ही होती है। लेटर वेद में अब प्रॉपर खेती हो रही है, और धीरे धीरे शहर बनना स्टार्ट हुए हैं। वहीं एज ऑफ महाजनपद, जिसको अपन आगे देखने वाले हैं आगे की वीडियोस में, तो यहाँ प्रॉपर महाजनपद, प्रॉपर किंगशिप, प्रॉपर टाउन्स बनना चालू हो गए हैं। और इसी पीरियड को बोलते हैं, महाजनपद की जो पीरियड है, सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन सिटीज, शहर। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, फिर वो खत्म हो गई। अब सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी कब से, एरा ऑफ महाजनपद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग ह्यूमैनिटी। इसी तरह की और हिस्टोरिकल नॉलेज को देखने के लिए कीप वॉचिंग माइनिंग ह्यूमैनिटी। थैंक यू।